सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का 8th चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम है बच्चों भोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि जब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन के आए, आप आसानी से उसका आंसर कर लेंगे। तो इस स्टोरी में क्या है बच्चों कि इस स्टोरी में ये भोली नाम की एक छोटी सी लड़की की कहानी है, जिसका वास्तविक नाम क्या होता है? वास्तविक नाम उसका सुलेखा होता है, जो कि हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भोली कैसे नाम पड़ा इसका, कि मतलब इसका धीमी गति से सीखना है ना, और हकला करके बोलना, और फिर इसकी मासूमियत, सादगी और सीधेपन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? भोली। और फिर क्या था बच्चों कि 2 वर्ष की अवस्था में इसे चेचक के निशान हो गए थे, जिसकी वजह से इसका पूरा फेस और पूरी बॉडी में वो चेचक के निशान हो गए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे देखने में। और जिसकी वजह से मतलब उसके शारीरिक स्वरूप के कारण उसे लोगों के द्वारा नजरअंदाज किया जाता था। यहाँ तक कि उसके परिवार के भी जो सदस्य थे, माता पिता, भाई बहन, सभी के द्वारा उसे नजरअंदाज किया जाता था। मतलब भोली की इतनी केयर नहीं की जाती थी, ठीक है, इतनी केयर नहीं होती थी, ऐसा मतलब ये हम लोग ऐसे चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर क्या होता है बच्चों कि उसका शारीरिक स्वरूप इस तरीके से होने के कारण और हकला करके बोलने के कारण उसके पिताजी को चिंता होती है। पिताजी कौन बच्चों? रामलाल। उनका नेम क्या है इस चैप्टर में? रामलाल, ठीक है, जो भोली के पिताजी होते हैं। तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है कि वो किस प्रकार से भोली के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, मतलब भोली का विवाह कैसे करेंगे। तो फिर क्या है कि स्टोरी में ही हम लोग अंत में ये पढ़ेंगे बच्चों कि किस प्रकार से ने मतलब किस प्रकार से फिर भोली ने शिक्षा के महत्व को समझा, और फिर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, और अंत में फिर उसने दहेज जैसी कुरीति का भी क्या किया? विरोध किया। तो हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में कि किस तरीके से उसने शिक्षा ग्रहण की भोली ने, और उसके जीवन में उसके शिक्षक का कितना अहम योगदान था, मतलब किस तरीके से उसने उसका सपोर्ट किया उसके टीचर ने, भोली ने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, एक बार इसको समझिएगा। समझने के बाद फिर बच्चों जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे उसका, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमारे द्वारा बोला गया बच्चों कि एक भोली नाम की छोटी सी लड़की होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेन कैरेक्टर क्या है इस चैप्टर में? भोली, ठीक है। और इसका रियल नाम क्या होता है बच्चों? सुलेखा। फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो रामलाल। रामलाल क्या होते हैं बच्चों? भोलीज फादर, यानी भोली के पिताजी, जिनका नाम क्या होता है? रामलाल। ओके। फिर थर्ड में बात करें बच्चों तो भोली की मदर है ना, भोलीज मदर यानी भोली की माता जी, इनका नाम नहीं गिवन है चैप्टर में, बस इनका ये याद रखिए कि इनका भी अहम योगदान है, मतलब पूरे चैप्टर में इनके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। और फोर्थ में बात करें बच्चों तो भोलीज स्कूल टीचर, मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो भोली की टीचर का होता है भोली के जीवन में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर लास्ट ये विशंभर की बात करें तो विशंभर कौन होता है बच्चों? भोली का होने वाला पति, ठीक है। तो किस तरीके से फिर विवाह होता है कि नहीं होता है भोली का, कैसे वो मना करती है विवाह के लिए, क्या है वो अब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी स्टोरी को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे सभी के रोल हैं इसमें स्टोरी में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। भोली के बचपन से लेकर के अंत तक जो है हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो भोली का बचपन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब भोली एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में भोली का जो है क्या रोल था वो पढ़ेंगे, है ना, किस तरीके से उसका शुरुआती जीवन था, किसका बच्चों? भोली का। तो क्या है कि इसमें देखिए हम लोग एक एक लाइन को पहली बात तो देखते चलेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, और एक एक वर्ड का भी प्रयास करेंगे, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वो आप मतलब इसका अर्थ भी आपको बताया जाएगा। लेकिन बच्चों एक बार ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका एक शॉर्ट मतलब बोले तो एमसीक्यू जहां से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो छिपा होगा, इसलिए हर एक लाइन को भी सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्या है कि भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा, मेन तो यहीं से बन गया, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकता है कि भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो भोली का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? सुलेखा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट लेकिन फ्रॉम हर चाइल्डहुड एवरीवन कॉल्ड हर भोली, लेकिन बचपन से उसे प्रत्येक लोग मतलब सभी लोग क्या बुलाते थे? भोली कहकर बुलाते थे। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि भोली का धीमी गति से सीखना,
और हकला करके बोलना, है ना, और उसकी मासूमियत की वजह से लोग उसे भोली कह के बुलाते थे। जैसे हमारे आपके यहाँ ही होता है कि जो बच्चा शुरू से सीधा साधा भोला भाला होता है तो उसका भोली या भोला नाम रख देते हैं। लड़का है तो बोलेंगे बहुत भोला है ना, या फिर लड़की है तो बोलेंगे बहुत भोली है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसका बचपन में फिर इसको सब लोग कैसे बोलने लगे थे, भोली। ओके, जबकि रियल नेम उसका क्या था, सुलेखा। अब समझिएगा आगे क्या है बच्चों। शी वॉज द 4th डॉटर आउट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। मतलब रामलाल के 7 संतानों में 7 मतलब उनके बेटा और बेटी थे, मिलाकर के 7 संतानें थी। किसकी, रामलाल की। उसमें ये इनकी 4th डॉटर थी। 4th, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 संतानें थी रामलाल के, उसमें ये 4th डॉटर थी और सबसे छोटी थी। यानी 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। इन सभी में भोली जो है चौथी बेटी थी और सबसे छोटी थी। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब आप सोचेंगे इतना सरल चैप्टर है, कहाँ से मैम कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो यहीं से ऐसे बनेगा, फिर आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें बच्चों, हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रामलाल और नंबरदार ऑफ द विलेज, जो इसके पिता थे रामलाल, वो क्या थे, नंबरदार। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में बुक में ऐसे ही गिवन है बच्चों, नंबरदार। आप समझते होंगे कि गांव वाली लैंग्वेज में ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबरदार, है ना। हम लोग क्या मतलब सभी के द्वारा ऐसे बोला जाता था, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर नंबरदार दिया हुआ है, तो अगर ऐसे पूछता है कि भोली के पिताजी यानी रामलाल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबरदार, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर में ऐसे ही लिखा है नंबरदार। इंग्लिश में हम लोग नंबरदार ही कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद क्या है कि व्हेन भोली वाज 10 month old, जब भोली 10 महीने की थी, है ना, 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट विच हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। क्या हुआ था कि जब वो 10 महीने की थी तो एक पलंग से, एक मिनट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है COT, कॉट। कॉट मतलब होता है बच्चों पलंग। पलंग आप समझते हैं ना, सभी के घर में होगा, है ना। तो पलंग से वो मतलब जब 10 महीने की थी तो पलंग से नीचे गिर गई थी, है ना। फॉलन ऑफ मतलब नीचे गिर गई थी। हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, तो उसके ब्रेन का यानी जो उसका मस्तिष्क था, उससे क्या हुआ कि उसका थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। तो उसकी वजह से फिर क्या है कि सिंस देन शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और तब से जो है लोग उसे बैकवर्ड चाइल्ड समझने लगे थे। मतलब उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि कि वो क्या बोलते थे कि बहुत ही स्लो है। कौन, भोली, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि बस इतना यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि उसका रियल नेम सुलेखा था, उसके पिताजी का नाम रामलाल था, जो कि गांव के क्या थे, नंबरदार थे, है ना। और ये रामलाल की चौथी बेटी थी और सबसे छोटी थी। फिर क्या हुआ था कि 10 महीने की उम्र में, जब वो मतलब 10 महीने की थी, तब वो पलंग से नीचे गिर गई थी, और जिसकी वजह से उसके ब्रेन का छोटा सा पार्ट क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, ठीक है। हाँ, अब इतनी सारी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों कि फर्दर आगे, व्हेन शी वाज 2 year old, और फिर जब वो 2 साल की हुई, कौन बच्चों, भोली, जब वो 2 साल की हुई, सी सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब फिर जब वो 2 साल की हुई तो उसे जो है स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स आप समझते हैं चेचक होता है ना। तो उसके पॉक्स मार्क हो गए, मतलब पॉक्स मार्क्स हो गए कि जैसे चेचक के निशान होते हैं ना, वो हो गए, मतलब उसका अटैक हो गया जब वो 2 साल की थी। तो ये ध्यान में रखना है कि जब 10 महीने की थी तो पलंग से नीचे गिरी थी, ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। और फिर जब वो 2 साल की हुई तो उसे जो है स्मॉल पॉक्स का क्या हो गया, अटैक, है ना, अटैक हो गया। फिर क्या है, हर इंटायर बॉडी वॉज डिसफिगर बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। फिर उसकी जो मतलब इंटायर बॉडी, मतलब पूरा जो उसका शरीर था वो डिसफिगर हो गया था, मतलब बिल्कुल बेकार हो गया था। किसके निशान से, डीप मतलब गहरे, ब्लैक पॉक मार्क्स मतलब गहरे काले जो है चेचक के निशान की वजह से उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, डिसफिगर हो गई थी, मतलब देखने में अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता था, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर है बच्चों, सी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5, फिर वो 5 वर्ष की उम्र में उसने बोलना सीखा। एंड स्टैमर्ड, और फिर हकलाती थी, हकला करके बोलती थी। वाइल स्पीकिंग मतलब जब भी वो बोलती थी तो वो जो है हकलाती थी। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि 5 वर्ष की अवस्था में उसने फिर बोलना सीखा, किसने, भोली ने। और जब वो बोलती थी तो फिर वो हकला करके बोलती थी, ठीक है। सो इसीलिए
एवरीवन मेड फन ऑफ हर, इसलिए क्या होता था कि सभी लोग के द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था, मतलब सभी फिर उसका मजाक उड़ाते थे। तो बस देखिए इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की, साथ साथ में करते चलेंगे। तो जो अभी पहले यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जब वो 2 वर्ष की अवस्था में उसे चेचक के निशान हो गए थे, मतलब अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर डिसफिगर हो गया था। और फिर जब वो 5 वर्ष की हुई तो 5 वर्ष की अवस्था में उसने बोलना सीखा, और फिर जब उसने मतलब बोलना सीखा, एक तो 5 साल में बोलना सीखा, और फिर जब बोलना शुरू किया उसने तो वो हकला करके बोलती थी। हकला करके समझते हैं ना, कि रुक रुक के बोलती थी, अपना नाम भी सही से नहीं बोल पाती थी। ठीक है, हाँ। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि भोलीज फैमिली, अब उसका परिवार कैसा था। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्या है बच्चों, भोलीज फादर वॉज ए रिच फार्मर, भोली के पिताजी बहुत ही क्या थे, धनी किसान थे। हु सेंट हिज सन टू सन्स टू सिटी फॉर स्टडीज, और उन्होंने अपने बेटों को अध्ययन करने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया था। तो जो इनके पिताजी थे रामलाल, है ना, इन्होंने अपने बेटों को अध्ययन करने के लिए, मतलब अच्छी पढ़ाई के लिए उनको तो शहर भेज दिया था। बाकी जो है द एल्डेस्ट डॉटर, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी राधा, नाम जरूर ध्यान में रखिएगा कि रामलाल की सबसे बड़ी बेटी यानी कि भोली की सबसे बड़ी बहन जो है उसका क्या नाम था, राधा। ठीक है, तो राधा वॉज ऑलरेडी मैरिड वेयर एज मंगला एंड चंपा वर गुड लुकिंग। तो क्या था कि जो है ऐसा समझिएगा कि जो रामलाल की सबसे एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बेटी क्या थी, राधा, वो ऑलरेडी उसका विवाह हो चुका था। ठीक है, उसका विवाह हो चुका था, मतलब पहले ही हो चुका था। वेयर एज मंगला एंड चंपा, तो मंगला उसकी दूसरे नंबर की डॉटर थी। ठीक है, और चंपा उसकी तीसरी डॉटर थी, और भोली उसकी चौथी बेटी थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी राधा, दूसरे नंबर पर मंगला, तीसरे नंबर पर चंपा एंड चौथे नंबर पर भोली। तो जो है राधा का पहले ही विवाह हो चुका था। ठीक है, तो मंगला और चंपा देखने में अच्छी थी। ठीक है, गुड लुकिंग थी एंड हेल्दी गर्ल, मतलब स्वस्थ भी थी, कोई भी समस्या नहीं थी उन्हें, है ना, वो देखने में भी कैसी थी, सुंदर थी। तो क्या है, रामलाल वॉज ओनली वरीड अबाउट भोली एज सी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। अब क्या था कि जो उसकी 2 बहनें और भी थी, मतलब राधा का विवाह हो चुका था, मंगला और चंपा देखने में भी सुंदर थी, स्वस्थ थी, तो उनका विवाह करना रामलाल के लिए कोई भी कठिन कार्य नहीं था, मतलब आसानी से उनका विवाह हो जाता। लेकिन जो भोली थी बच्चों, है ना, भोली जो है, रामलाल वॉज ओनली वरीड अबाउट, रामलाल जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे कि भोली एज सी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल, कि मतलब भोली ना तो सुंदर है और ना ही इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान है ना, मतलब वो ना देखने में ही सुंदर है और ना ही क्या है, बुद्धिमान है। तो ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। और वैसे भी पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि रामलाल के लिए जो उनकी बेटियां थी वो सिर्फ विवाह ही करना था उनका मेन उद्देश्य, है ना, उसी के लिए उनका जन्म हुआ था, मतलब वो ऐसा सोचते थे। लेकिन ये बच्चों पुराने जमाने की बातें हैं, अब के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है। तो उसकी फैमिली के बारे में यही बताया गया है कि उसके बेटे जो थे उनको शहर भेज दिया था उन्होंने पढ़ाई करने के लिए, और अपनी बेटियों का यानी एक सबसे बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था, 2 बेटियां जो थी वो देखने में सुंदर थी, उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था विवाह करना। लेकिन वो हमेशा चिंतित रहते थे भोली के लिए कि भोली ना ही सुंदर है और ना ही बुद्धिमान है, तो इसका विवाह कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। अब क्या है आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, भोली गोज टू स्कूल, अब भोली का स्कूल जाना कैसे उसने शुरू किया था, आखिर स्कूल जाना कि उनके उद्देश्य में, मतलब उनके पिताजी के उद्देश्य में तो ऐसा था ही नहीं कि बेटियों को वो पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन फिर क्या मतलब कैसी सिचुएशन आती है तो उनको भेजना ही पड़ता है भोली को स्कूल। अभी क्या है बच्चों कि देखिए, भोली वो 7 years ओल्ड, भोली जो है 7 वर्ष की हो गई थी व्हेन ए प्राइमरी स्कूल ओपनड इन देयर विलेज, जब उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है खुला था, मतलब जब उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था तो वो 7 साल की हो गई थी। कौन बच्चों, भोली। फिर उसके बाद द तहसीलदार हु हैड कम टू इनॉग्रेट द स्कूल एडवाइज्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट ए एग्जाम्पल फॉर अदर्स। मतलब क्या हुआ, तो क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए, द तहसीलदार हु हैड कम टू इनॉग्रेट, मतलब जो है तहसीलदार, इनॉग्रेट मतलब क्या होता है बच्चों, उद्घाटन करने आए थे, द स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो एडवाइज्ड, उन्होंने जो है एडवाइस दिया, मतलब सलाह दिया, किसे दिया, रामलाल को उन्होंने क्या दिया, सलाह दिया, टू सेंड हिज डॉटर, मतलब अपनी बेटी को भेजने के लिए, टू स्कूल, मतलब उन्होंने उससे सलाह दिया कि अपनी बेटी को स्कूल
भेजिए और जो है एक एग्जाम्पल सेट करिए दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करिए कि हमारी बेटी जो है स्कूल जा रही है पढ़ने, तो और भी अदर मतलब लोग भी जो होंगे वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। तो उन्होंने मतलब जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल को एडवाइस दिया, मतलब उन्हें सलाह दिया कि जो है आप अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए ताकि दूसरों के लिए मिसाल कायम हो सके। तो अब इसे ना रामलाल मना नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे देखिए, रामलाल कुड नॉट से नॉट टू हिम, लेकिन जो है रामलाल उसे मना नहीं कर सके, किसे, तहसीलदार को, ठीक है। हिज वाइफ ऑब्जेक्टेड दैट, लेकिन उनकी जो पत्नी थी कौन, रामलाल यानी भोली की माता जी, है ना, भोली की माता जी ने ऑब्जेक्टेड मतलब विरोध किया कि अरे मेरी बेटियां कहाँ जाएंगी वहां पढ़ने स्कूल में, है ना। तो फिर क्या है कि नो वन वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल। फिर वो मतलब विरोध करती हैं, कौन, रामलाल की पत्नी विरोध करती हैं कि अगर बेटियां स्कूल जाएंगी पढ़ने, क्या है, दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल्स, तो लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। इफ दे वेंट टू स्कूल मतलब अगर वो स्कूल जाएंगी तो लड़कियों से कोई भी शादी नहीं करेगा। तो मतलब वो विरोध करके ऐसा ही बोलती हैं कि अगर जो है हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी पढ़ने तो इनसे विवाह कोई भी नहीं करेगा। अब क्या है बच्चों कि बट देन सी फेल्ट दैट भोली वॉज अगली, लेकिन फिर क्या किया कि बट, है ना, लेकिन देन तब सी फेल्ट, सी यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों, भोली की माता जी की। तो उन्होंने महसूस किया दैट की भोली वॉज अगली, मतलब भोली क्या है, अगली है, देखने में सुंदर नहीं है ना, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिड, और इसके लिए इसका विवाह करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो फिर सो इसीलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल, कि मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी जो दो बेटियां हैं यानी मंगला और चंपा हैं उनको ना भेज करके वो भोली को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि भोली देखने में भी सुंदर नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है, और क्या है कि उसके लिए वैसे भी इसका मुश्किल है विवाह करना, तो उसको डिसाइड कर लिया कि इसको स्कूल भेज दीजिए, मतलब ऐसी सोच है ना। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मतलब क्या हुआ, कैसे वो स्कूल गई। तो स्कूल कैसे जाती है, ऐसा ही कारण होता है कि तहसीलदार जब उसके पिताजी को फोर्स करते हैं, तो मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो वो घर में जब ये बात कहता है तो उसकी जो पत्नी होती है रामलाल की, वो विरोध करती है कि बेटियां स्कूल नहीं जाएंगी, अगर जाएंगी तो उनसे कोई विवाह नहीं करेगा। लेकिन फिर वो आखिरी में डिसाइड करते हैं कि भोली को भेजिए, क्योंकि भोली वास्तव में मतलब देखने में भी सुंदर नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो जो है वही स्कूल जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेकिन ये तो भोली के लिए अच्छा हो जाता है, कैसे देखते हैं। अब क्या है बच्चों कि नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन भोली वॉज ड्रेस्ड टू गो टू स्कूल, है ना, भोली को जो है ड्रेस्ड किया गया, मतलब उसे अच्छे से जो है कपड़े वपड़े पहनाए गए। पहले इसकी ऐसी कोई भी केयर नहीं होती थी, वो उसके लिए ना ही कभी नए कपड़े लिए जाते थे, वो अपनी बहनों के जो उनके मतलब उतारे हुए कपड़े होते थे, मतलब उनके पहने हुए जो कपड़े होते थे वही भोली हमेशा पहनती थी, ना ही उसके कपड़ों की कोई केयर करता था, मतलब ना ही वो धुले जाते थे, ना भोली को कभी नहलाया जाता था, मतलब उसे ऐसी ही अवस्था में छोड़ के रखा जाता था। लेकिन जब उसे स्कूल ले जाने का समय आता है तो रामलाल कहते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब कपड़े पहना दो, वरना जो है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो ऐसा सोचता है रामलाल। इस वजह से भोली को थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहना दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अगले दिन भोली वॉज ड्रेस्ड टू गो टू स्कूल, मतलब जो है उसे स्कूल जाने के लिए ड्रेस्ड किया गया, अच्छे से कपड़े पहनाए गए। भोली वॉज फिल्ड विथ ईयर, है ना, ईयर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर फियर होना चाहिए, वही मैं सोचूं यहाँ पर, है ना। भोली वॉज फिल्ड विथ फियर, वो मतलब डर गई भोली। When her father went back to village after handling भोली to with हेड मिस्ट्रेस, ठीक है, यहाँ क्या होगा बच्चों, हेड मिस्ट्रेस। तो भोली डर गई जब उसके पिताजी उसे हेड मिस्ट्रेस के हाथों में, मतलब जो स्कूल की प्रधाना अध्यापिका थी उनके हाथों में जब उन्होंने उसको दे दिया, मतलब उसे पकड़ा दिया और मतलब स्कूल में छोड़ करके वो गांव वापस आ गए। तो भोली जो है डरी हुई थी, उसे ऐसा लगा कि पहले दिन जब उसे पिताजी लेके उसके जाने लगे तो उसे वो अपनी गाय लक्ष्मी की याद आ गई। उसकी गाय का नेम क्या था बच्चों, लक्ष्मी। तो उसे अपनी गाय लक्ष्मी की याद आ गई, तो उसने सोचा कि जैसे उसको ले जाकर के इन लोगों ने छोड़ दिया था वैसे ही मेरे साथ भी ना करे, ठीक है। तो इस वजह से वो डर जाती है, वो सोचती है मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है जब उसके पिताजी उसको घसीट के स्कूल ले जा रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर टू सिट इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। फिर जब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने उससे कहा एक मतलब कोने में, इस क्लास में कोने में बैठ जाने के लिए उन्होंने उससे बोला। सी वॉज ग्लैड टू सी गर्ल्स। अब वो जो है सी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भोली
है ना, बहुत ही खुश हो गई टू सी मतलब देखकर, गर्ल्स मतलब और लड़कियों को। तो भोली जो है अपनी उम्र की और लड़कियों को देख करके खुश हो गई। ऑफ हर ओन एज एट स्कूल, मतलब स्कूल में वो अपने उम्र की लड़कियों को देख करके बहुत खुश हो गई, है ना। ओन एज मतलब होता है अपने हम उम्र की लड़कियों को देख करके वो क्या हो गई थी, खुश हो गई थी। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि मतलब जब स्कूल पहुंच गई थी, पहले तो वो डरी डरी सी थी, वो सामने देख ही नहीं रही थी। फिर वहां के जो स्कूल में वॉल पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं तो उसको वो देखती है ना, घोड़े को देखती है, कहती है कि जो मेरे गांव में तहसीलदार आते हैं उनका भी घोड़ा ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद जो है गाय को भी वैसा ही बना हुआ देखती है, तो ये कहती है तो बिल्कुल सेम मेरे लक्ष्मी जैसी गाय यहाँ पर बनी हुई है। मतलब वो पेंटिंग्स को देखती है, बर्ड्स वगैरह इन सभी की जो पेंटिंग्स बनी होती है उनको देखती है, देख करके खुश होती है। फिर देखती है कि हमारी ही एज की यहाँ पर कई सारी लड़कियां हैं, क्योंकि वो स्कूल भी लड़कियों का ही था। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है देख करके कि यहाँ पर हमारी एज की लड़कियां हैं, इनमें से कोई मुझसे दोस्ती कर लेगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों देखिए। द टीचर गेव ए बुक भोली विच हैड पिक्चर ऑफ डॉग। अब जो है टीचर ने उसे एक बुक दिया, किससे, भोली को, जिसमें किसकी पिक्चर्स बनी हुई थी बच्चों, डॉग की पिक्चर्स बनी हुई थी। और भी क्या थी बच्चों उसमें, कैट, गोट एक्सेट्रा, है ना। मतलब जो उसमें उसने जो उसकी प्रधानाध्यापिका थी उसने उसको पुस्तक दिया, किसको, भोली को, जिसमें ये कुत्ते, बिल्ली और बकरी वगैरह के उसमें चित्र बने हुए थे, है ना। द टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू रीड लाइक एवरीवन इन ए मंथ एंड देन नो वन वुड लॉफ एट हर। फिर उसके बाद जो उसकी प्रधानाध्यापिका थी बच्चों, उसने उसे विश्वास दिलाया, मतलब बताया, है ना, टोल्ड बताया, किसे बच्चों, भोली को, दैट की शी वुड बी एबल टू रीड, मतलब वो पढ़ सकेगी, है ना, पढ़ सकेगी, लाइक एवरीवन मतलब दूसरे लोगों के जैसे भी वो पढ़ सकेगी, एंड इन ए मंथ मतलब एक महीने में ही, एक महीने के अंदर ही वो दूसरों के जैसा पढ़ सकेगी, देन नो वन वुड लॉफ एट हर, फिर उसके ऊपर कोई भी हंसेगा नहीं। तो वो मतलब इतनी प्रेम से बात करती हैं भोली से कि जो है वो एक महीने के अंदर ही जो है बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएगी, फिर लोग उस पर हंसेंगे नहीं, है ना। फिर आगे क्या होता है बच्चों कि भोली वॉज हैप्पी, भोली जो है खुश थी, बिकॉज क्योंकि द टीचर इनकरेज्ड भोली एंड गेव हर ए होप ऑफ ए न्यू लाइफ। वो मतलब खुश थी, कौन, भोली खुश थी। द टीचर इनकरेज्ड, क्योंकि टीचर ने, जो अध्यापक थी, उसने उसे क्या किया, प्रोत्साहित किया, है ना, प्रोत्साहित किया, एंड गेव हर ए होप, और उसे एक क्या दी, उम्मीद दी, एक नए जीवन की उसने उसे उम्मीद दी। ठीक है, इस वजह से भोली क्या थी, खुश थी। पहले तो वो उससे नाम पूछती है भोली से, तो वो बहुत ही डरी हुई होती है भोली, तो वो धीरे धीरे से ऐसे भ भ भ करके मतलब बोलती है, प्रयास करती है अपना नाम बताने का। तो वो जो उसकी टीचर होती है और उससे प्रोत्साहित करती है कि नहीं, वेल डन ऐसे करके बोलती है कि मतलब अच्छा अच्छा और बोलो। तो वो प्रयास करती है ऐसे भ भ भ धीरे धीरे बोल के करती है। फिर एक बार जब उसने दोबारा से पूछा उसकी टीचर ने, तो फाइनली वो अपना नाम लेकर के बोल देती है भोली। वो खुद भी शॉक्ड हो जाती कि वो बोल सकती है ना अच्छे से। फिर उसके बाद क्या है कि उसने वो उससे पूछा कि अगले दिन भी आपको स्कूल आना है, तो वो पहले तो मतलब मना करती है, फिर जो है वो कहती है कि अगर रोज स्कूल आओगी तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना भी आ जाएगा। तो भोली जो है धीरे धीरे अंदर से खुश होती है और फिर उसे अच्छा लगने लगा था स्कूल जा करके। अब क्या है बच्चों, भोलीज मैरिज प्रपोजल। अब फिर क्या था कि उसके पहले कि भोली जो है स्कूल जाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे स्कूल में अच्छा लगने लगा था, उसकी टीचर भी उससे बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि भोली बड़ी हो जाती है। अब देखिए, वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर रामलाल एंड हिज वाइफ वर टॉकिंग अबाउट ए मैरिज प्रपोजल फॉर भोली। मतलब एक रात क्या होता है कि उसके पिताजी और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं भोली के मैरिज प्रपोजल के बारे में, मतलब उसकी प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे होते हैं जो विवाह से संबंधित होता है। ठीक है, तो विशंबर वॉज 45 और 50 ईयर ओल्ड विडोवर। जो विशंबर नाथ होता है बच्चों, विशंबर का नाम ध्यान में रखिए, ये इसका होने वाला हस्बैंड होता है, किसका, भोली का। वॉज 45 यानी 45 और 50 यानी 50 साल का विडोवर होता है, मतलब विधुर होता है। विधुर बोले तो उसकी पहले एक शादी हो चुकी हुई होती है और उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। उसके बच्चे भी होते हैं विशंबर के, मतलब भोली की उम्र के तो उसके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो कितने साल का था बच्चों, 40 या 50, मतलब लगभग 45 या 50 वर्ष की उम्र थी किसकी, विशंबर की, है ना, और वो विडोवर था, मतलब विधुर था। ठीक है, He had grown up children from his first wife, मतलब जो उसकी पहली पत्नी थी किसकी, विशंबर की, उसके बच्चे भी जो है ग्रोन अप यानी बड़े हो चुके थे।
ठीक है, बड़े हो चुके थे। विशंबर वॉज रिच, वो बहुत ही धनी था। कौन? विशंबर धनी था। हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, मतलब उसकी कोई भी दहेज की भी मांग नहीं थी। किसकी? विशंबर की, जो 45 या 50 वर्ष का था। और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे। और उसका जब वो दोबारा से विवाह का उसका प्रस्ताव आता है तो वो कोई भी दहेज की मांग नहीं रखता है। ठीक है, तो रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी, लेकिन रामलाल जो है वो पूरी तरीके से खुश नहीं थे। ठीक है, रामलाल जो थे बच्चों वो पूरी तरीके से खुश नहीं थे, है ना। और यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि दिस प्रपोजल, यहाँ से समझिएगा कि रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो पूरी तरीके से इस प्रस्ताव से, दिस प्रपोजल मतलब इस प्रस्ताव से पूरी तरीके से खुश नहीं थे। बट लेकिन हिज वाइफ बिलीव्ड दैट, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसे विश्वास दिलाती है दैट कि इट वॉज द बेस्ट मैरिज प्रपोजल, कि ये मतलब सबसे अच्छा शादी का या विवाह का जो है प्रस्ताव है फॉर भोली, मतलब भोली के लिए सबसे अच्छा विवाह का प्रस्ताव है। वरना इसके बाद फिर भोली का मतलब विवाह भी नहीं होगा। कौन करेगा इससे शादी? क्योंकि उसके फेस पर भी पॉक मार्क्स थे, मतलब चेचक के निशान थे, हकलाक करके भी वो बोलती थी, है ना। इस वजह से वो सोचते हैं कि ये रास्ता जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। She told रामलाल, उसने रामलाल को बताया कि सिंस विशंबर वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, वैसे भी मतलब विशंबर जो है वो दूसरे गांव का है। ही डिड नॉट नो अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, और वो जो है भोली के पॉक मार्क्स मतलब जो है चेचक के निशान थे उसके बारे में भी नहीं जानता है। ठीक है, एंड लैक ऑफ सेंसेस, मतलब इसकी जो सेंस की कमी है, मतलब जो दिमाग में इसकी जो कमी है भोली के, और जो इसके पॉक मार्क्स हैं इसके बारे में विशंबर नहीं जानता है क्योंकि वो दूसरे गांव का है। ठीक है, सो इसीलिए भोलीज मैरिज वॉज फिक्स्ड। फिर क्या होता है कि इसी कारण भोली की जो है मैरिज फिक्स हो जाती है। मतलब पहले तो रामलाल नहीं चाहता है, वो थोड़ा सा कम खुश होता है इस रिश्ते से। और क्या कारण होता है कि वो कहता है कि ये भोली से बहुत ही एज में बड़ा है, मतलब वो 45 या 50 साल का वृद्ध था। ठीक है, तो इसलिए रामलाल इतना खुश नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है यानी भोली की माता जी उससे क्या कर देती हैं, विश्वास दिला देती हैं कि यही करोगे, वरना फिर इसके बाद इसका तो विवाह भी होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, देखिए भोली इज वेडिंग डे, अब उसका शादी का दिन होता है। ठीक है, तो देखिए ऑन द वेडिंग डे, शादी के दिन, विशंबर केम एज ए ब्राइड ग्रूम विथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब जो है विशंबर जो है वो ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे के रूप में अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में आ गया अगले दिन, क्योंकि शादी उसकी फिक्स हो जाती है। अब वो जो है दूल्हे के रूप में अपने रिश्तेदार और मित्रों के साथ में जो है बारात लेकर के आ गया, बढ़िया गाने वाने बजते हुए। अब आगे देखिए होता क्या है, भोली केम आउट इन रेड सिल्कन, है ना, सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। अब वो जो है लाल रंग की रेशमी जो दुल्हन की पोशाक होती है उसमें जो है वो बाहर आई भोली। वैसे तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने जो है अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए वो भी इस रिश्ते से राजी हो जाती है भोली। ठीक है, वो भी तैयार हो जाती है कि वो विवाह कर लेगी। फिर क्या होता है बच्चों, आगे देखिए, ए वुमेन स्लिप्ड, ये अलग होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, ऐसे समझिएगा। ए वुमेन स्लिप्ड भोलीज वेल, वेल मतलब होता है बच्चों घूंघट, है ना, घूंघट आप समझते हैं, घूंघट, है ना। तो एक जो है औरत के द्वारा क्या किया गया कि उसका घूंघट जो है खिसका दिया गया। तो जो है उसके द्वारा जब उसका घूंघट जो है खिसका देती है एक औरत, तो क्या होता है कि विशंबर हैड ए लुक एट हर फेस। अब विशंबर ने भोली के फेस की तरफ देखा, तो जैसे ही वो देखता है ही कंफर्म्ड विथ हिज फ्रेंड, तो वो अपने मित्र से कंफर्म करने लगता है कि इट भोली हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, कि क्या मतलब इफ, है ना, इफ भोली हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, कि क्या भोली के चेहरे पर ये चेचक के निशान है। तो मतलब अपने मित्र से ऐसे करके पूछता है कि क्या मतलब ये सच है कि इसके चेहरे पर इसके निशान है। तो देखिए क्या होता है कि विशंबर्स फ्रेंड रिप्लाइड, तो विशंबर के जो मतलब मित्र था उसने उत्तर दिया कि इट डिड नॉट मैटर, कि मतलब ये मैटर नहीं रखता है, ये कोई मैटर नहीं रखता है, सिंस विशंबर वॉज नॉट वेरी यंग, कि मतलब विशंबर भी तो पूरी तरीके से मतलब क्या नहीं है, यंग नहीं है, मतलब युवा नहीं है, वो भी तो वृद्ध है ना, 45-50 साल का है। तो अगर भोली के फेस पे ये पॉक मार्क्स हैं तो कोई भी मैटर नहीं करता है, ऐसा उसका मित्र समझाता है। अब आगे क्या होता है देखिए, है ना, आगे क्या होता है कि when the wedding was about to take place, मतलब क्या है कि when the wedding was about to take place, मतलब जब वो शादी होना जो है एक मतलब उसमें टाइम ये हो जाता है कि रुक जाती है वो शादी। ठीक है, अभी क्या है कि विशंबरनाथ, ये मैं इरेज कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि विशंबरनाथ आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज टू मैरी भोली।
अब वो क्या करता है कि एक शर्त रख देता है, कौन? विशंबरनाथ, है ना। विशंबरनाथ ने कहा फॉर 5000 यानी 5000 रुपए के लिए उसने कहा कि तभी वो भोली से विवाह करेगा। तो मतलब वो एक शर्त रख देता है अपनी कि अगर जब उसे 5000 रुपए दिए जाएंगे तभी जो है वो भोली से विवाह करेगा। तो मैरिज जो है टेक प्लेस ले लेती है और उसके बाद है कि विशंबरनाथ जो है 5000 रुपए के लिए बोलता है कि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है, मतलब ये निशान भी है, तो इसके लिए उन्हें 5000 रुपए जब दिए जाएंगे तभी वो भोली से विवाह करेगा। मतलब वो अपना डाउरी सिस्टम वहां पर दिखा देता है कि मतलब उसे ये पैसे चाहिए। फिर क्या होता है, बिकॉज क्योंकि शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, क्योंकि जो है भोली के चेहरे पर इस मतलब चेचक के निशान थे, इसलिए वो 5000 रुपए लेने की बात करता है। ही ऑल्सो थ्रेटन टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी। ही मतलब कौन यहाँ पर बात हो रही है बच्चों? विशंबरनाथ, है ना। विशंबरनाथ ने थ्रेटेंड मतलब धमकी दिया, धमकी दिया उसके पिताजी को, रामलाल को धमकी दिया कि जो है वो इस समारोह को छोड़कर भी चला जाएगा, मतलब अपनी बारात को वापस लेके चला जाएगा। तो रामलाल वॉज अफ्रेड, अब रामलाल जो है वो डर गया, मतलब जो भोली का पिताजी था वो डर गया, ठीक है। ऑफ हर ह्यूमिलिएशन, मतलब वो लोगों की उसकी वजह से डर गया कि मतलब मानवता की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, है ना। सो इसीलिए विथ टीयर इन हिज आईज, मतलब अपनी आंखों में आंसू लिए, ही हैंडेड द डाउरी मनी टू विशंबर। फिर वो क्या हुआ कि अपनी आंखों में आंसू लिए उसने क्या किया, 5000 रुपए उसके हाथों में पकड़ा दिया। किसके? विशंबर के हाथों में उसने वो डाउरी मनी मतलब जो दहेज के पैसे थे उसने जो है उसके हाथों में पकड़ा दिया। किसने? रामलाल ने, ठीक है। भोली के पिताजी ने विशंबर को जो है पैसे पकड़ा दिया, यानी जो भोली का होने वाला पति था, कौन? विशंबर, उसके हाथों में वो दहेज के रुपए पकड़ा देता है, जो कि वो शर्त रखता है कि भोली से तभी विवाह करेगा जब वो उसे 5000 रुपए देंगे। अब आगे क्या होता है बच्चों, देखिए, भोली रिफ्यूजेस टू मैरी। अब भोली जो है विवाह करने से मना कर देती है। क्यों कर देती है? देखिए, विशंबर प्रोसीडेड टूवर्ड्स भोली विथ अ गार्लैंड। अब जो है जैसे ही विशंबर गार्लैंड मतलब माला लेकर के भोली की तरफ आगे बढ़ा, है ना, टूवर्ड्स मतलब की ओर, तो जैसे ही उसने हाथों में मतलब माला लेकर के वो भोली की ओर आगे बढ़ा तो क्या होता है कि बट लेकिन भोली थ्रू द गार्लैंड, भोली ने मतलब क्या किया, वो उस माला को लेकर के फेंक दिया, है ना, फेंक दिया। शी आस्क्ड हर फादर, और उसने अपने पिताजी से कहा टू टेक बैक द मनी, मतलब अपने पैसे वापस ले लीजिए। एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी विशंबर, और फिर विशंबर से शादी करने के लिए उसने मना कर दिया। मतलब क्या करती कि जैसे विशंबर उसकी ओर बढ़ता है माला लेकर के आगे, वो उस माला को लेकर के वो जो आग जल रही होती है, वो हवन कुंड था, मतलब हवन क्या, जहाँ पर शादी के लिए वो आग जल रही होती है, उसी हवन कुंड में वो उसको क्या कर देती है, फेंक देती है, ठीक है, फेंक देती है। और कहती है अपने पिताजी से कि पिताजी इससे पैसे वापस लीजिए, वापस लीजिए। और फिर वो विशंबर से विवाह करने के लिए मना कर देती है। फिर क्या है बच्चों, द पीपल अराउंड स्टार्टेड टॉकिंग। अब लोग जो है आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। रामलाल आस्क्ड भोली, और रामलाल ने भोली से कहा टू टेक केयर ऑफ हिज रिस्पेक्ट, मतलब कि उसका सम्मान रखे, मतलब ऐसा ना करे, उसका जो है सम्मान रखने के लिए वो विवाह कर लें। फिर होता है कि भोली हाउएवर रिफ्यूज टू मैरी सच ए ग्रीडी मतलब होता है बच्चों लालची, है ना। फिर भोली जो है मना कर देती है ऐसे लालची व्यक्ति से विवाह करने के लिए। फिर है बच्चों एन ओल्ड वुमेन नाउ कॉल्ड हर शेमलेस, और जो वहां पर वृद्ध महिलाएं होती हैं, है ना, ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिलाओं ने उसे शेमलेस कहना शुरू कर दिया। किसे? भोली को, है ना। शेमलेस मतलब समझते हैं ना, ऐसे शेमलेस कहना बोल दिया कि मतलब इसे जरा सी भी शर्म नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कह रही है ये, है ना, लड़की। विच एंगर्ड भोली, मतलब जो कि भोली पर गुस्सा भी हो जाती हैं, भोली से बोलती हैं कि ये इस तरीके से बातें कर रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भोली के ऊपर वो जो वृद्ध महिलाएं होती हैं वो नाराज भी हो जाती हैं। द एंग्री भोली, अब जो गुस्से से भरी हुई भोली थी उसने रिप्लाइड, उत्तर दिया दैट की नाउ शी इज नॉट ए डम्ब, की मतलब अब वो बहरी नहीं है, है ना, बहरी नहीं है। और स्टैमरिंग मतलब हकलाती नहीं है जैसे वो पहले थी। और फूल मतलब वो मूर्ख, है ना। फूल मतलब क्या होता है बच्चों? मूर्ख, मतलब वो हकलाती हुई अब पहले जैसी मूर्ख नहीं है। अब क्या है, भोली ने क्योंकि शिक्षा के महत्व को भी समझ लिया था, उसने स्कूल जाना भी शुरू किया था, उसकी टीचर ने भी अच्छा सपोर्ट जो है भोली के साथ में अपना
मतलब सपोर्ट भी किया था उसकी टीचर ने। अब लास्ट में क्या होता है बच्चों, देखिए द करेजियस भोली, अब साहसी भोली की बात हो रही कि कैसे फिर जब वो मना करती है फिर अपने पिताजी को कैसे समझाती है और फिर क्या कहती है कि वो अंत में क्या करेगी, है ना, वो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो व्हेन विशंबर एंड एवरीवन वेंट अवे, जब विशंबर अपनी बारात लेकर के वापस चला गया और सभी लोग भी वहां से धीरे धीरे जाना शुरू कर दिए, मतलब व्हेन विशंबर एंड एवरीवन वेंट अवे, जब विशंबर और सभी लोग चले गए, रामलाल आस्क्ड भोली, रामलाल ने भोली से कहा व्हाट शी वुड डू विथ हर फ्यूचर, कि मतलब वो अपने भविष्य के साथ आगे फिर क्या करेगी। जब उसका पिता उससे सवाल करता है ना, कि वो आगे फिर क्या करेगी भविष्य में, कोई उससे विवाह नहीं करेगा। तो भोली टोल्ड हिम, भोली ने उससे कहा दैट की शी वुड नॉट मैरी, कि मतलब वो विवाह नहीं करेगी, एंड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का ख्याल रखेगी इन दियर ओल्ड एज, मतलब उनकी वृद्ध अवस्था में वो अपने माता पिता का ख्याल रखेगी। शी ऑल्सो टोल्ड हर, और उसने उससे यह भी कहा, ये सबसे अच्छी बात थी बच्चों, है ना, उसने उससे यह भी कहा देम, किसे, अपने पिताजी से, दैट की शी वुड टीच एट द स्कूल जस्ट लाइक हर टीचर, कि मतलब वो अपने उसी स्कूल में पढ़ाएगी अपने अध्यापक की तरह, मतलब जैसे उसकी अध्यापक उसे पढ़ाती थी, है ना, अच्छे से, मतलब उस स्कूल में जिस तरीके से उसकी टीचर पढ़ाती थी वैसे ही वो भी स्कूल में पढ़ाएगी, है ना। तो ये बात वो कहती है कि शी वुड टीच एट द स्कूल जस्ट लाइक हर टीचर, मतलब वो स्कूल में पढ़ाएगी बिल्कुल अपने अध्यापक के जैसे। सुलेखास टीचर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस ड्रामा अप्रूव्ड भोलीज डिसीजन। तो क्या होता है बच्चों कि जो ये पूरा ड्रामा हुआ था कि मतलब विशंबर का बारात लेकर के आना, है ना, फिर उसका डाउरी के लिए 5,000 रुपए लेना, और मतलब ये जो पूरा मामला जो क्रिएट हुआ था कि मतलब वो उसकी जो टीचर थी वो वहां चुपचाप खड़े होके पूरे ड्रामा को देख रही थी। अंत में क्या होता है कि जब भोली ने कहा कि वो उसके ही जैसे स्कूल में पढ़ाएगी, ठीक है, तो सुलेखास टीचर, जो सुलेखा की टीचर थी, मतलब भोली की जो अध्यापक थी, हु वॉचिंग ऑल दिस ड्रामा, वो पूरे ड्रामा को देख रही थी, अप्रूव्ड भोलीज डिसीजन, और फिर उसने क्या किया, भोली के निर्णय, जो उसने निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था कि वो स्कूल में पढ़ाएगी, उसे क्या करती है, अप्रूव्ड करती है, मतलब उसे भी स्वीकार कर लेती है, ठीक है। सी स्माइल्ड एट हर विथ सेटिस्फैक्शन जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट हु इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस, मतलब उसकी जो टीचर थी, किसकी, भोली की, उसके चेहरे पर उस तरीके की मुस्कान थी जैसे एक आर्टिस्ट जब अपने चित्र को बनाता है और चित्र को बनाने के बाद उसके जो चेहरे पर स्माइल होती है, जो उसकी खुशी होती है, सच्ची खुशी होती है, सेम वैसी ही खुशी भोली की टीचर में थी, है ना, उसके चेहरे पर सेम वैसी ही खुशी थी बच्चों, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि सी स्माइल्ड एट हर विथ सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि के साथ में जो है मुस्कुराई, जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, जैसे एक कलाकार जब अपने चित्र को बनाने के बाद जो एक सच्ची खुशी उसके चेहरे में देखने को मिलती है, वैसी ही खुशी जो है भोली के टीचर में दिख रही थी, है ना। हु इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस, मतलब जब वो अपने एक मास्टरपीस को बनाने के बाद जो है जितना खुश होता है उतना ही खुश जो है भोली की टीचर थी, है ना। तो वो सपोर्ट करती है भोली का और जो है उसके निर्णय से भी सहमत होती है कि नहीं, भोली ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आप एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद जब आप इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।